ये एक स्याह काली रात थी। 7 अक्टूबर 1858। दिल्ली सो रही थी, लेकिन उसी बीच मुगल वंश के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर का काफिला बढ़ चला इलाहाबाद की ओर। न कोई शाही तामझाम, न बादब मां मुलाहिजा के शोर। अपने कुछ परिजनों, 15 परिजनों और नौकरों के साथ बहादुर शाह जफर का कैदी के रूप में यह काफिला पहुंचा इलाहाबाद, जहां से वे रवाना हुए कलकत्ता की तरफ। और आखिरकार 4 दिसंबर को डायमंड हार्बर बंदरगाह से बहादुर शाह जफर ने यह जमीन छोड़ी, हिंदुस्तान छोड़ा, रंगून के लिए बढ़े। उन्हें अंतिम दिन रंगून का एक सैटेलाइट टाउन यागौन में बिताने पड़े। और आज के दिन 7 नवंबर 1862 को हिंदुस्तान से बहुत दूर इस मुगल बादशाह ने आखिरी सांस ली, जिसकी कशिश थी, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कूचे यार में। भारत के इतिहास में बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के महानायक के रूप में दिखाया जाता है। शायद आज के दिन कुछ लोग ये मांग भी करेंगे, ये आवाजें भी उठाएंगे कि बहादुर शाह जफर के अवशेषों को म्यांमार से ला करके उन्हें इस मुल्क की 2 गज जमीन मुहैया कराई जाए। जरूरी है कि आज हम बहादुर शाह जफर के उन दिनों के चेहरों की पड़ताल करें जब वे भारत की आजादी की लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे, जब वे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सतीश द्विवेदी और हम चर्चा करने आए हैं बहादुर शाह जफर के उन दिनों के बारे में जब वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक चेहरा हुआ करते थे। कहानी की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर 1774 को, जब दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ। यह वक्त मुगल राजवंश के काली रात की शुरुआत थी। दरबारियों का आत्मविश्वास इतना था कि वे सरेआम दरबार में बेइज्जत करके मुगल बादशाह को गद्दी से उठाने का दम रखते थे। गुलाम कादिर रोहेला, जिसने शाह आलम को ऐसे ही गद्दी से अपदस्थ किया था। शून्यता की ओर बढ़ रहा मुगल राजवंश एक तरफ, तो दूसरी तरफ इस दौर में सुदूर पूर्व में हरे भरे जंगलों वाले प्रांत बंगाल में एक नई पटकथा लिखी जा रही थी अंग्रेज सौदागरों के द्वारा। और यह तय हो चुका था कि अब आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तदबीर, हिंदुस्तान की तकदीर कोलकाता से लिखी जाएगी, न कि दिल्ली के लाल किले से। अंग्रेजों का रुतबा बढ़ता गया। आखिरकार 1803 में मुगल सम्राट शाह आलम ने भी अंग्रेजों की सुरक्षा स्वीकार कर ली और लाल किले के भीतर अपनी बादशाहत का ख्वाब लेकर के 1836 तक हिंदुस्तान का बादशाह होने का मुगालते में जीता रहा। इसके बाद गद्दी पर बैठे अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय को तो मुगल अंग्रेज गवर्नरों ने शाही प्रोटोकॉल देने से मना कर दिया। इस लाल किले की दीवारों ने वो मंजर भी देखा था जब अमहर्ष ने गवर्नर मुगल सम्राट के आने पर उठने से इनकार कर दिया और उनके साथ एक साधारण व्यक्ति का जैसा बर्ताव किया। आज इन मुगल बादशाहों की वतन परस्ती के बड़े किस्से सुनाए जाते हैं। यह बताया जाता है कि कितनी मोहब्बत थी उन्हें इस जमीन से, इस मुल्क की बादशाहत से। लेकिन हकीकत है कि बहादुर शाह जफर के पिता अकबर द्वितीय हिंदुस्तान की बादशाहत के समूचे अधिकार और समूचे दावों को सिर्फ 30 लाख रुपए सालाना में अंग्रेजों को बेच देना चाहते थे। वो तो अंग्रेजों ने उनकी औकात 15 लाख से ज्यादा समझी ही नहीं, और वो भी किश्तों में। जिस वजह से हिंदुस्तान को बेचने के ये समझौता ये तथाकथित मुगल महान सम्राट कर नहीं सके। 28 सितंबर 1837 अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद आखिरकार हमारे आज की कहानी के कथानायक बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठते हैं। 68 वर्षीय बहादुर शाह जफर के कंधे उस बोझ को उठाने के लिए निहायत नाकाबिल थे जो बोझ इतिहास उनके कंधों पर रखना चाहता था। उनकी 20 साल की बादशाहत में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हिंदुस्तान का इतिहास याद कर सके। एक मौका दिया इतिहास ने, तब जब 11 जून की अलसाई सुबह दिल्ली की गलियों में सवेरा अभी उतर ही रहा था कि 7 बजे के आसपास मेरठ से सैनिकों का हुजूम दिल्ली में यमुना के उस पार आ पहुंचा।
सबसे पहले उन्होंने चुंगी चौकी पर आग लगाई। यह क्रांति का पहला विस्फोट थी। और अब एक दिन पहले मेरठ से अंग्रेजी सत्ता का समापन करके वे सैनिक मिलना चाहते थे हिंदुस्तान के तथाकथित मुगल बादशाह से, बहादुर शाह जफर से, कि वो उनके विद्रोह की अगुवाई करें, जिससे कि उनके राष्ट्र विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। सैनिकों के भीतर एक कशिश थी अपने राष्ट्र के नाम पर एक लड़ाई छेड़ने की, और उन्हें लगता था कि इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह जफर से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। यही कशिश सैनिकों को दिल्ली की ओर खींच लाई थी और वे बढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर की तरफ। 8 बजते बजते सैनिक बहादुर शाह जफर के सामने थे और थोड़ी मान मनव्वल के बाद आखिरकार बहादुर शाह जफर ने उन सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। रात बड़े धूमधाम के साथ दरबार हुआ, ताजपोशी हुई, दोबारा ताजपोशी हुई बहादुर शाह जफर की। दिल्ली के गलियों में फिर से एक बार हुक्म गूंजा, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का। 51 तोपों की सलामी दी गई इस मुगल सम्राट को उन सैनिकों के द्वारा जो इसको जानते भी नहीं थे, लेकिन वे इसको अपने विद्रोह का नेता बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुस्तान का यह बादशाह अपने व्यक्तित्व में उनके विद्रोह का नेतृत्व करने लायक है। लेकिन बाद में जब 31 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब बहादुर शाह जफर के कैरेक्टर का एक नया चेहरा हमारे सामने आता है। यह आदमी लगातार अंग्रेजों से बातचीत कर रहा था। वे अंग्रेजों के संपर्क में थे मुखबिर इलाही बख्श और मौलवी रजब अली के माध्यम से, कि उनकी जान बख्श दी जाए। आखिरकार वो दिन भी आया। 21 सितंबर 1858 हडसन ने हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। हम आपको बताते चलें कि इस गिरफ्तारी के पहले बहादुर शाह जफर को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। अब बहादुर शाह जफर एक कैदी की हैसियत से एक छोटे से मकान में रखे गए, बड़ी दयनीय हालत में। और आखिरकार 27 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले में हिंदुस्तान का यह तथाकथित अंतिम बादशाह कैदी की हैसियत से सामने बैठा था। और जिस दीवाने खास में, दीवाने आम में कभी उनके वंशज बैठ करके हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला करते थे, वहीं पर एक कोर्ट बैठ करके बहादुर शाह जफर के खिलाफ आरोपों की सुनवाई कर रहा था। मोतीराम की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द ट्रू हिस्टोरिकल ट्रायल्स ऑफ रेड फोर्ट। इसके प्रश्न नंबर 391 में लिखते हैं बहादुर शाह जफर के दिए हुए बयान को, कि जिस दिन से सिपाही आए और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को मारा, उस दिन से दर हकीकत मैं उनकी कैद में था। मैं असहाय था और अपने डर के कारण मैंने वह सब किया जो वे चाहते थे। गौर कीजिए, यह बयान इसलिए अहम है कि बहादुर शाह जफर को अपनी जान जाने का कोई अंदेशा नहीं था। लोग कहते हैं कि जान बचाने के लिए उन्होंने बयान दिए, लेकिन आत्मसमर्पण के पहले ही अंग्रेज उनको आश्वासन दे चुके थे कि बहादुर शाह जफर की जान नहीं ली जाएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को उनके देश में लगभग पूजा जाता हो, वे इस तरीके से दुश्मन के सामने न केवल घुटने टेक चुके हों बल्कि लेटे हुए हों, और वे अपने ही उन सिपाहियों के फंदे का, फांसी के फंदे का इंतजाम कर रहे हो जिन सिपाहियों ने उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह की गरिमा दी थी। और किस लिए? अपनी जान बचाने के लिए। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हंस हंस कर प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की एक पूरी की पूरी आकाश गंगा है। तात्या टोपे से लेकर के शहीद ऊधम सिंह तक और भगत सिंह इस आकाश गंगा के सर्वोच्च शिखर है, सबसे दैदीप्यमान रत्न है। जफर इस मुकदमे में हत्या, लूटपाट का आरोप अपने अधीनस्थ सिपाहियों के सर पर मढ़ रहे थे, जिन्होंने इस अयोग्य व्यक्ति को एक मौका दिया था कि वो इतिहास की एक सुनहली इबारत बन सकता। लेकिन जफर बन गए गद्दारी, असहायता और दीनता के अवतार। बहादुर शाह जफर के बयानों से जो तस्वीर सामने आती है, वह एक 80 वर्षीय डरे हुए गद्दार, मरहस्थिति वाले कारुणिक व्यक्ति की तस्वीर है, न कि बहादुरी से लड़ते हुए मौत का गला लगाने वाले उन सिपाहियों के ओजस्वी नेता की। रंगून में भी बहादुर शाह जफर के वहां पहुंचने पर वहां के मुसलमानों में कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई मिलने नहीं आया, किसी ने स्वागत नहीं किया।
आखिरी 5-6 साल बहादुर शाह जफर गुमनामी की हालत में अपने दिन बिताते रहे और आखिरकार कई बीमारियों के शिकार होने के बाद फाइनली 5 तारीख को उनके गले में लकवा मार गया। मौत धीमे धीमे आ रही थी और आज ही के दिन 7 नवंबर सुबह 5 बजे बहादुर शाह जफर ने आखिरी सांस ली। उस व्यक्ति ने जिसे उनका मुल्क करीब करीब देवता की तरह पूजने वाला था, लेकिन दर हकीकत अपनी जिंदगी में जो बेहद कायर, गद्दार और अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सामने आए थे। 7 दिसंबर आज ही के दिन शाम 5 बजे तक उन्हें उसी मकान के बगल में दफन कर दिया गया जहां पर वे रहते थे। और आखिरकार वो 2 गज जमीन जो उनको मिली थी रंगून में, वो भी वक्त के अंधेरों में गुम हो गई। बहादुर शाह जफर की इस गुमनाम कब्र को पहचान मिली 1906 में, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयासों के फलस्वरूप चिन्हित किया गया, उसके चारों तरफ बांस के बाड़े लगाए गए। हम फिर आपको बताएं कि यह व्यक्ति जिस लड़ाई की अगुवाई कर रहा था, उसमें तात्या टोपे, कुंवर सिंह, दरियाव सिंह और जीजन बानो जैसे शहीदों की एक परंपरा है, जिन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को अपना सम्मान समझा, विद्रोह में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ। जरूरत इस बात की है कि उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जिन्हें साजिशन महिमा मंडित किया गया है, देशभक्त बताया गया है, वतन परस्त बताया जाता रहा है। काश बहादुर शाह जफर ने अगर लड़ते हुए मौत पाई होती तो हिंदुस्तान की ये जमीन उन्हें 2 गज जमीन जरूर देती और तब बहादुर शाह जफर को शिकायत न करनी होती कि है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कूचे यार ने। नियति अपना फैसला कर चुकी थी। इस नाकारा और निकम्मे बादशाह को, जिसने सिपाहियों के साथ गद्दारी की थी, हिंदुस्तान की जमीन 2 गज जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी। शायद जिंदगी के अंतिम दिनों में बहादुर शाह जफर अपने व्यक्तित्व को ईमानदारी से पहचान चुके थे और उनकी पंक्तियां न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का चिराग हूं, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो एक दर्द गुबार हूं, उनके व्यक्तित्व का बिल्कुल सही विश्लेषण करती हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में यह प्रतिक्रिया, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें इसके बारे में जरूर सूचित करिएगा। हमने इस विश्लेषण में मदद ली है मोतीलाल की 2 पुस्तक, द 2 हिस्टोरिकल ट्रायल्स, और इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भारत के विभाजन की अंतःकथा प्रियम्बल। हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे और चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ताकि जो फर्जी सेना नायकों के महिमा मंडन की परंपरा है उसे बेनकाब किया जा सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।